खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं, अब देखो उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है।
और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोवरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है। माँ जी, पिताजी, अगली बार आप लोग हमारे घर आइएगा। अरे नहीं बहू, सब यही आ जाते हैं तो घर खिला खिला लगता है। हाँ बहू, तू हमेशा बुलाती है तो जरूर आएंगे तेरे पास भी। हाँ हाँ, दीदी का घर बड़ा जो है, सब कुछ अपनी शादी के बाद दीदी को ही तो दे दिया था। हमें भी दिया होता तो हम भी बड़ा घर लेते। क्यों सुनील? अरे नहीं, पापा ने सबको एक बराबर ही दिया है। छोटी बहू, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो आपके सोने की चेन वाली घड़ी है ना, वो अगर आप मुझे, तभी वहाँ मजली बहू भी आ जाती है। और मुझे ना आपका मंगलसूत्र, कितना लंबा सुंदर और भारी भी है। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों को ही दूंगी बहू, चिंता न करो। चलो अब खाना लगाओ, खाना खाया जाए। सभी मिलकर खाना खाते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे सुधा बहन, थोड़ी चीनी तो देना, घर में शक्कर नहीं है और मेहमान सर पर बैठे हैं। अरे छोटी बहू, चाची को शक्कर तो दे दो। अरे मजली दीदी, आप दे दीजिए ना, मैं यहाँ कम आती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सासू माँ सारी चीजें कहाँ रखती है। और तुम, मैं कौन सा यहाँ रोज शक्कर फाँकने के लिए आती हूँ, मुझे भी नहीं है पता। तभी बड़ी बहू हाथ में चीनी की कटोरी लेकर आती है। चाची, शक्कर आप लोगों का बड़ा सहारा है माँ जी और पिताजी को, वरना हम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं। आप जैसे पड़ोसी हैं तो हम निश्चिंत हैं। और जीती रहे बहू, आप तो ये घर पड़ोस कम परिवार ज्यादा लगता है। सुधा अपनी बड़ी बहू को देखकर बहुत खुश रहा करती थी। वो उससे अक्सर घंटों बात भी किया करती, लेकिन दोनों दूसरी बहुओं का भी वो समझती थी कि शायद छोटी है, वक्त आने पर संभल जाएंगी। समय आ जाता है जब सभी को वापस जाना होता है। माँ जी, हम लोगों की फ्लाइट पहले है, हमें इजाजत दे। वो सास के गले लगकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी बहू कहती है, माँ जी, मैं ना ये सोफे के कवर और चादरें ले जा रही हूँ, यहाँ तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। हाँ हाँ बहू, ले जा। और कुछ चाहिए तो बोल। और तो चाहिए बहुत कुछ, पर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ले जाऊंगी मैं। ऐसे ही मंजली बहू भी घर का बहुत सारा सामान ले जाती है। सभी के जाने के बाद सुधा राकेश से कहती है, घर कितना सूना लग रहा है ना। हाँ, और खाली भी। तुम्हारी दोनों बहुएं सब बटोर गई। अरे ठीक है ना, हम दोनों ही तो हैं, कितना सामान लगेगा, फिर उन लोगों की नई गृहस्थी, इतना मत सोचा करे। समय बीतता है। ऐसे ही हर साल त्योहारों में सुधा और राकेश के बच्चों की बहू आते और जाते वक्त ढेर सारा सामान पैक कर कर ले जाती। लेकिन कुछ ही सालों में सुधा का देहांत हो जाता है। पिताजी, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, हम लोगों के साथ चलिए। अरे नहीं बहू, इस घर में सुधा की यादें हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तुम लोगों की माँ नहीं रही। देख लो, वैसे तो मैंने उसके जीते जी सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ उसका पर्सनल कीमती सामान था जो ये है, ले लो। सामान में होती है एक घड़ी और एक मंगलसूत्र। माँ जी ने कहा था कि वो ये घड़ी मुझे देंगी। हाँ हाँ पिताजी, माँ ने सबके सामने ये घड़ी सरिता को देने के लिए कहा था। उठा लो सरिता माँ की घड़ी। अब क्या था, छोटी बहू फट से घड़ी उठा लेती है। और पिताजी, ये मंगलसूत्र तो माँ ने मुझे ही देने को कहा था, याद है ना। वो सभी की ओर इशारा करती है। तू भी ले ले ये हार बेटा, कोई बात नहीं। मंजली फटाक से हार उठा लेती है। ससुर बड़ी बहू की तरफ देखते हैं। तुझे क्या दूं बेटा? पिताजी, माँ ने एक चीज मेरे लिए भी रखी है। सभी के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर सास ने क्या रखा होगा बड़ी के लिए। अरे माँ जी तो दीदी से प्यार भी ज्यादा ही करती थी।
हमेशा उनसे बात किया करती। जरूर कोई बड़ी और अपनी प्रिय चीज दी होगी दीदी को। और देख लेते हैं ना, वरना तो हम भी बराबर का बंटवारा करेंगे। हाँ हाँ, कर लेना बंटवारा। लेकिन बड़ी बहू बताओ तो, सुधा ने क्या रखा है तुम्हारे लिए? अभी तो हम लोग यही हैं पापा जी, जब जाने लगेंगे तो बता दूंगी। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर बाकी दो बहुएं सोचने लगती हैं कि आखिर क्या है जो दीदी को सासू माँ देकर गई हैं। दीदी ऐसा तो नहीं ना कि पूरे घर का आधा हिस्सा माँ बड़ी भाभी को देकर गई हो? तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मकान तो तुम तीनों का बराबर से है। देखो, बड़ी बहू से तुम्हारी सास ज्यादा जुड़ी थी, न जाने क्यों घंटों बात किया करती थी। पता नहीं क्या देकर गई है उसे। और ससुर जी, आपको क्या पता, चालाकी से पूरे घर के पेपर में साइन करवा लिए हो, या फिर कोई छुपा गहना। आखिर मकान पूरा तो आपने सासू माँ के नाम ही कर रखा था ना। अब घर में ये सस्पेंस बन जाता है कि आखिर बड़ी बहू क्या लेकर जाएगी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बड़ी बहू के जाने का समय हो जाता है। बेटा, परसों तुम चली जाओगी, बताया नहीं माँ ने तुम्हें क्या दिया? घड़ी और हार जो बेशकीमती था और तुम्हारी सास को सबसे ज्यादा प्रिय था, उसका तो बंटवारा भी हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। हाँ पिताजी, आज मैं ये बात बताने ही वाली थी। माँ ने मुझे उससे भी बेशकीमती चीज दी है, और वो है आप। आपसे अधिक प्रिय उन्हें कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें।